अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मीट जिंदगी विद रिचा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट जिंदगी विद रिचा, एपिसोड 46 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Richa Anirudh. Please बैठिए। हाँ। इनका YouTube के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर शो है जिंदगी विद रिचा के नाम से। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आज से आई थिंक 12-13 साल पहले मैं आया था आपके शो में। 2009 में मैं इनके शो में गया था। जिंदगी लाइव के नाम से इनका एक शो था। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी आपकी जर्नी है, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मेरे को कि शुरुआत कहां से हुई और कहां से आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई कि जर्नलिज्म में रहने के बावजूद भी मुझे कुछ पॉजिटिव करना है। 2002 आई जॉइंड जी। 2005 फिर मैं यहाँ आई, एक चैनल 7 शुरू हुआ था, चैनल 7 जागरण वालों का था, जो कि 2006 में IBN 7 बना, जिसमें फिर आप आए। 2007 में जिंदगी लाइव आ गया मेरी जिंदगी में, और जिंदगी लाइव नहीं आता तो शायद मैं जर्नलिज्म छोड़ के भाग जाती, क्योंकि 2006 तक आते आते मैं फ्रस्ट्रेट भी होने लगी थी कि हम क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ा बताइए ना, मतलब मजा आएगा। ये मतलब थोड़ा अंदर की बातें लोगों को पता होनी चाहिए। ये कह रही है जर्नलिज्म से थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कि ऐसा क्या था जर्नलिज्म में जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गई। हाँ, बाहर बहुत सारे मेरे एक्स बॉसेस, दोस्त सब है। नाम मत लीजिए किसी का भी। नाम नहीं बताइए। मैं शायद उस पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ जिसने 2002 में जब न्यूज पढ़नी शुरू की, तो वी वर नॉट एग्जैक्टली लाइक दूरदर्शन। थोड़े से इवॉल्व हो गए थे, लेकिन मतलब एकदम स्ट्रेट फेस न्यूज नहीं पढ़ते थे, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते थे, आज ये हुआ, भारत जीत गया ये। लेकिन जितना आजकल चिल्ला रहे हैं वो पिच हमारी कभी नहीं थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे मोन्टाज खत्म होता है, एज आई सेड, सब मेरे दोस्त हैं, बट ऐसा लगता है वो कह रहे हैं नमस्कार मैं हूं ये, और अब मैं आपको गोली मार दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हम वो गुनहगार हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे टाइम पे वो सांप बिच्छू वाली स्टोरीज नहीं चलती थी, यहाँ बिच्छू, और या फिर प्रिंस गड्ढे में गिरा है वाली स्टोरी सबको याद होगी ना। वो शुरुआत थी ये इस तरह से कि एक खबर पे 24 घंटे लाइव चल रहा है, एंकर भी स्टूडियो में लाइव है, मतलब तब तक नहीं चला था। आस्क मी, मैं एंकर थी। टॉक बैक में आवाज आ रही है, कैलाश खेर लाइन पे है। अब ठीक है, बच्चा गड्ढे में गिरा है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, अब कैलाश खेर से मैं क्या पूछूं ऐसे में? तो मैं इशारा कर रही हूँ कि क्या पूछूं? नहीं, गाना गवाओ, गाना, क्योंकि अब टाइम पास करना है, आपके पास कुछ। मैं कह रही हूँ कैलाश जी आपको पता है, वो कह रहे हैं जी। मैं कहा कैलाश जी कुछ गा दीजिए बच्चे के लिए। आप समझ, अब इस ट्रेजेडी में कॉमेडी हो रही है टोटल, और एंड आई हैव टू मेंटेन अ स्ट्रेट। और उन्होंने गाया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे। ये वो फेज था जब ये, ठीक है, आज जो गिरे हैं इसकी शुरुआत हमारे टाइम हो गई थी। आज गिरे हैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? आप तो कितना चिल्ला रहे हैं। 2014 मुझे एक चैनल ने वापस बुलाया न्यूज पढ़ने, तो मुझे लगा भी कि क्या मैं अभी रेलेवेंट हूँ न्यूज की इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा नहीं आप न्यूज पढ़िए, आपने इतने साल पढ़ी है। तो हम गए वापस। एक साल बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने का टाइम आया ना, मैंने कहा मुझे नहीं करना रिन्यू, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं कर सकती अब ये। जहां आपकी ब्रीफिंग ही सिर्फ ये है कि आपको 2 गेस्ट को लड़वाना है, 2 को या 4 को, सोल्यूशन नहीं निकालना है, उन गेस्ट को आपस में लड़ना चाहिए और किसी तरह से भड़काना है। हाँ। एक बार तो कुछ हुआ, मैंने कहा मैम ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा क्या कर दिया, कितना अच्छा से बात हो गई, सुलह थोड़ी करानी थी ना। एंड फिर मैंने 2015 वाज लाइक द एंड ऑफ रीडिंग न्यूज, बट उस बीच 2007 से 2014 तक जिंदगी लाइव आ गया, तो कम से कम मैं टिकी रही वहां पर जहां मैं थी। और वहां पे आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने नहीं देखा है। बड़ा ही कमाल का इनका वो शो था जिंदगी लाइव, जहां पर मैं गया था। वहां की जो एनर्जी थी, जो ऑरा था, जो वाइब्स थी वहां की, उसकी शो की, सेट की, दैट वाज अमेजिंग। जिंदगी लाइव जब बंद हो गया और मैं कहीं जाती थी ना, लोगों को शायद मेरा नाम याद ना हो, बट लोगों को जिंदगी लाइव याद रहता था।
तो मुझे बड़ा अच्छा। और एक और फनी चीज़ बताऊँ, कहीं जाऊँ, एक बार एयरपोर्ट पे हुआ, कुछ मेरे सामान का कुछ हुआ, तो वो CISF वाले का है, मेरी तरफ देख के कहते हैं, मैडम आप तो वही हो ना जो बहुत रुलाती है टीवी पे। अब ना ये मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है। अब आप मुझे बताइए, इसमें मैं इसको एज कॉम्प्लीमेंट लूँ कि जी सर थैंक यू? नहीं। तो मैं कई बार लोगों को सॉरी बोल देती हूँ कि जी मैं वही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि आप मतलब पीपल थिंक वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करके, मैम आपने बहुत रुलाया है। हाँ। मेरे लिए धर्म संकट है कि मैं इसको अच्छे से लूँ या बुरे में लूँ कि बहुत रुलाया है मैंने लोगों को। बट ऑन अ सीरियस नोट, अच्छी बात ये लगती है कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स उस जमाने में छुए। हमने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में बात की। जब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगने लगा था कि हम सोसाइटी के रियल इश्यूज पे तो बात ही नहीं कर रहे, वो हम आज भी नहीं कर रहे, वो टीवी आज भी नहीं कर रहा। आज भी सिर्फ आप लड़ाई कर रहे हैं, कुछ आपके पास सेट मुद्दे हैं जिस पर इन लोगों को लड़वा दो। कौन बात कर रहा है कि देश में एसिड अटैक्स हो रहे हैं लड़कियों पर या किसी पर भी, इवन लड़कों पर भी हो जाते हैं। उस ज़माने में 2007 में जब मैंने होमोसेक्सुअलिटी पे बात की थी ना संदीप, मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, पहली बार वो एपिसोड किया। हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर जब बात की, तो आई थिंक प्रॉब्ली वो हिंदी टेलीविजन पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के सर्वाइवर से बात करने वाला पहला टीवी शो था। तो उस चीज़ का एक सेटिस्फैक्शन होता था। मोटिवेशनल तो बहुत किए, गरीब घरों के बच्चे जो IAS बन गए या IIT में चले गए, डॉक्टर्स बन गए, वो तो गोविंद जायसवाल आज भी लोगों को याद हैं। आज भी आप सोचिए 2007 का एपिसोड है वो, 15 मुझे साल नहीं पता बाद। क्या था उसमें। वो रिक्शे वाले के बेटे हैं, बनारस में उनके पापा रिक्शा चलाते थे और वो IAS बने थे। अच्छा। उस साल एक में तो गोविंद जायसवाल आए थे, फिर एक में कुलदीप चहल, इंद्रजीत महाता, वो सब IPS ऑफिसर्स हैं इस समय, कहीं कहीं SSPs हैं, और कोई बिल्कुल बहुत गरीब मजदूर का बेटा था। तो क्या होता है, मुझे आज तक लोग ये कहते हैं, अब तो मुझे ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे और हमें जब हम डिमोटिवेटेड हो जाते थे तो हम ये देखते थे, अरे जिंदगी लाइफ में अगर ये लड़का कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो एक वो मोटिवेशनल पार्ट भी किया और एक सोशल अवेयरनेस अबाउट एसिड अटैक, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब भी हमने बहुत काम किया। काफी ऐसे शोज होते थे जहाँ पे आपकी आंखों से आंसू गिरते थे, आप रोते थे, तो क्या वो एक्चुअल था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं, मतलब हमें ग्लिसरीन नहीं मिलती थी। मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब वो मेरे क्या साथ- होता था? मेरे साथ आज भी मतलब ऐसा- आप इन्वॉल्व हो जाते थे, मतलब उस कॉन्वर्सेशन में या उनकी स्टोरी में? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज एन इंटरव्यूअर आप तभी इंटरव्यू कर सकते हो जब आप ये महसूस कर पाओ। इनफैक्ट कई बार ये मेरे लिए ना ट्रॉमेटिक भी हुआ है कि अच्छा। मैं कई बार उन गेस्ट को बहुत बहुत दिन भूल नहीं पाती थी। बहुत सारे गेस्ट के साथ हम लोग लगातार टच में भी रहते थे। तो बस वही, अगर कोई मेरे सामने कोई मदर बैठी है तो मैं ये सोच अपने आप को एज अ मदर कि भाई मेरी भी एक बेटी है, ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत डिटैच होकर ना कभी जर्नलिज्म कर नहीं सकते। बट मैंने इसका उल्टा देखा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने ये देखा है कि मतलब बड़े कोल्ड होते हैं कि मतलब कोई किसी के साथ में कुछ हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको अपनी न्यूज से पड़ी है। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, जिस तरह से दिखाते हैं, और एक्चुअल में रिपोर्टिंग में भी हमने देखा है। मेरे साथ तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था? नहीं, इनफैक्ट जब न्यूज भी पढ़ती थी तब भी नहीं होता था। शायद इसीलिए कहते हैं ना, यूनिवर्स में आप जो एनर्जी दो वही आप अट्रैक्ट करते हो। मैं एज अ जब एंकर थी ना, तो मुझे कई बार कह दिया जाता था, अरे एंकर हो, बिल्कुल फ्लैट होके पढ़ जाओ खबर। जब आरुषि मर्डर केस हुआ था या निठारी कांड हुआ था, उस जमाने में मतलब मैं कई बार कैमरा से मुझे हटाना पड़ता था कि भाई कुछ विजुअल्स लगा दो, रिचा को हटाओ, क्योंकि रिचा के आंसू टप 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 बह रहे होते थे। तो मैं कहती थी कि भाई जर्नलिज्म तो वन पार्ट ऑफ माई लाइफ है ना, मैं अपनी इंसानियत कैसे भूल जाऊँ? मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं ये देख रही हूँ क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं, लेकिन जो अपन जिंदगी लाइफ की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो वो छोटी सी एक बात ही छूट गई। मैं कहीं घूम रही थी तो एक ऐसे यंग लड़के आए मेरे पास, मुझसे बोलते हैं आपने जिंदगी लाइफ क्यों बंद कर दिया? तो मैंने कहा वो तो बंद हो गया। फिर मैंने ऐसे पूछा, अच्छा बताओ मैं यूट्यूब पे शो लाऊंगी तो देखोगे? तो बोलते हैं अभी भी मैम क्लिप्स जो यूट्यूब पे डली हैं, हमने कभी डाली नहीं, ऑफिशियली न्यूज़ चैनल्स तो डालते नहीं थे उस जमाने। बोले अभी भी वहीं देखते हैं, तो आप शो बनाओ। So some random strangers on the road actually motivated me to start जिंदगी with This was in which year? हमने 2018 में शुरू किया ना, तो 17 अच्छा। के एंड तक आके मुझे वो वाइब्स मिलने लगी थी कि आप शो वापस लाइए। तो हमने जिंदगी लाइव नहीं लाए क्योंकि मुझे लगा कल को नाम का कॉपीराइट का इशू ना हो जाए। और आप बिलीव करेंगे, जो टीम IBN 7 में मेरे साथ काम करती थी, मैंने सबसे कहा भाई अब लोग कह रहे हैं ला सकते हैं कि रिस्क ली जाए, पैसे वैसे नहीं है। मेरे सब कॉलीग्स ने कहा पैसों की चिंता नहीं करो, हम सब कहीं कहीं नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। आपका शो बनाओगी, हमें वो वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अच्छा काम करने वाला। पहला सीजन मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझसे पैसे नहीं लिए, किसी ने नहीं, एडिटर, कैमरा पर्सन, किसी ने नहीं। क्या बात है, हमने पहला सीजन फ्री में ऐसे ही बनाया। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान दिखते नहीं है कैमरे के सामने, आप एक्चुअल में भी अच्छे इंसान हैं, तभी इतने सारे लोग आपके साथ आकर के खड़े हुए। नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है। नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों ने पैसे कमाए होंगे, मैंने रिश्ते कमाए, ये तो है। क्या बात है, क्या बात है। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम, पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो
और आपको देख के एक एनर्जी फील हो रही है सच में, और वुमेन्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन लग रहे हो। और मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस एज में भी खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए मतलब आप क्या करते हो? 2-3 चीज़ें हैं मेरा। एक तो ना मेरी सबसे बड़ा टॉनिक मेरा काम है। इनफैक्ट मैं आज ही अपनी टीम को बोल रही थी कि अब क्या हुआ, कल मैं गुजरात में थी, मतलब परसों मैं रन वाली साइड गुजरात में भी बिल्कुल भुज अंजार साइड वहाँ शूट कर रही थी अपने शो के लिए। नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। अच्छा। कल रात 10:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ, 10:30-11, क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई। आज सुबह मैं यहाँ आ गई, परसों मैं अयोध्या और उसके बाद वाराणसी में लगातार ट्रैवल कर रही होंगी, मतलब अगले 15 दिन आई एम ट्रैवलिंग। तो मैं यही बोल रही थी कि चलो कोविड का वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हुआ, अब ट्रैवलिंग शुरू हो गई, तो काम जब करती हूँ ना तो एनर्जी रहती है मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा एक चीज़ मैं सोच के भी आई थी कि ज़रूर बोलूँगी आप सब यंगस्टर्स को, आप में से कितने लोग हैं जो कोई भी अपना मतलब प्रोफेशन के साथ कोई एक पैशन परस्यू कर रहे हैं, चाहे पेंटिंग करते हो, चाहे गाते हो, चाहे डांस करते हो। मेरे लिए म्यूज़िक एक बहुत बड़ा टॉनिक है। तो हमारे यहाँ मजाक होता है कि बारिश हो रही है तो इन्हें गाने सुनने, ये दुखी है तो इन्हें गाने सुनने, ये सुखी खुश हैं तो इन्हें गाने सुनने। कोई भी एक चीज़ आपकी लाइफ में अगर अपना पैशन है ना, कुछ अगर बचपन में कुछ करते थे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो मुझे लगता है म्यूजिक मुझे बहुत एनर्जी देता है। व्हेनेवर आई एम लो आई ट्राई एंड लिसन टू म्यूजिक। किस तरह के गाने सुनते हैं आप? सब तरह के, डिपेंडिंग ऑन माई मूड। बारिश अभी तो 2 दिन से तो वो प्लेलिस्ट ही हमारी जब बारिश आ रही तो खैर मैं थी नहीं, कल रात से वो शुरू हो गया। मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट एक नीरज आर्या का पंचरंग, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, मत कर माया को आएंगे। मुझे स्पिरिचुअल सूफी ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और चीज़ जो आज की जनरेशन के लिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि जो मिस आउट कर रहे हैं आप लोग, क्लासिकल म्यूजिक मुझे नहीं लगता, हिंदुस्तानी क्लासिकल बहुत लोग सुनते हैं, वो मुझे मैं सुनता हूँ, मैं काफ़ी सुनता हूँ। थैंक यू। तो मैंने अपनी बेटी को इनफैक्ट बहुत बचपन से इसलिए शास्त्रीय संगीत सिखाया था कि मुझे लगता है इस जनरेशन में नहीं तो खत्म हो जाएगा हमारा। तो आप गाते भी हैं? मैं नहीं, मेरी बेटी गाती है, शी इज़ अ क्लासिकल वोकलिस्ट, उसने शुभा मुदगल जी से भी सीखा है। तो कुछ एक चीज़ मुझे लगता है कि संगीत, और जो संगीत हम आजकल सुन रहे हैं वो नहीं, एक्चुअली कभी कोशिश कीजिए, चाहे अपने आप को सिर्फ एक दवाई की तरह ना फोर्स कीजिए। पंडित रविशंकर का सितार, बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई, कोई हरी जी की बांसुरी, इतना यूट्यूब देखते हो ना दिन भर, डिसाइड कर लो सोने से पहले। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन रैपर्स के नाम नहीं लूँगी या कुछ भी नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट आप उनको भी सुनो, बट मैं कहती हूँ उसमें इतना सा अपना भी डाल लो यार, खत्म हो जाएगा नहीं तो अपना संगीत, सुनने वाले नहीं होंगे अगर, है ना। तो सोने से पहले 5 मिनट, ये भी एक मेडिटेशन है। आप हरी जी की बांसुरी कभी सुन के देखो ना, 5 मिनट में नींद आ जाए ना आपको, मेरी गारंटी। लेकिन हमने उस संगीत को कभी वैल्यू नहीं दी, जिसके लिए विदेशी पागल हो रहे हैं। विदेशों में कॉन्सर्ट देखो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस के, हमने छोड़ दिया उसको। लाइफ में कुछ अपने एंकर्स हमेशा फिक्स रखने चाहिए। काम की भागदौड़ में फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, कोई आपके कनेक्शंस, कोई आपके फ्रेंड्स, इतना मत दुनिया के उसमें, बिल्कुल सोशल मीडिया हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि हर समय हम फ़ोन पर हैं, वी आर नॉट इवन टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस। वो कुछ चीज़ें हैं। मेरे लिए आई एम अ अर्ली राइजर, जो कि अगेन आप लोगों की जनरेशन के लिए तो शायद 10 बजे अर्ली मॉर्निंग होता होगा, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैम आपने अनु कुमारी मैम का इंटरव्यू लिया है, तो मैम मेरा भी सपना है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ IAS की, कि आप मेरा इंटरव्यू लो। क्या बात है, सिलेक्ट हो जाओ फिर करेंगे। तो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैम लड़कियों के लिए होता है ज़्यादा बोलती हैं, तो कितना बोलती है, तो आप तो जर्नलिस्ट हो तो मैम ऐसा होता है कि अगर ऐसी फील्ड है, बोलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो आपके भी ऑब्स्टेकल्स आए होंगे बहुत, आपको भी लोग ऐसे बोला करते थे? देखो फैमिली में ना मैंने एक बार एक मेडिटेशन कैंप में बड़ी अच्छी चीज़ सीखी थी कि ये करना घर जाके सब लोग, एक्सरसाइज हो सकता है आपने कहीं सिखाई भी हो। एक डॉट बनाइए जो आप हैं, उसके बाद सर्कल्स बनाते जाइए बाहर, तो इमीडिएट आपके बाद वाले सर्कल में फैमिली कौन, ठीक है, तो वो अगर मेरी मदर या मेरी नियर एंड डियर वंस हैं, उन सबको तो पता है, बहुत बोलती है, कोई बात नहीं, दे ऑल फाइन विथ इट। उसके बाद रिश्तेदार क्या बोलते हैं, उनकी ना एक लेवल के बाद चिंता करनी बंद करनी पड़ेगी। मैं बहुत छोटी थी तब से थोड़ी क्रांतिकारी रही हूँ, तो हम तो बहुत करते थे सब, मतलब हमारी बुआ लोग कहती थी दादा की नाक कटा देगी लड़की क्योंकि मैं ना किसी बात पे भी कहती थी लड़का ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगी। जब बच्चे थे, मतलब 9-10th में रहे होंगे, एक बार मैंने अपने पापा से कहा कि अगर आपने ऐसे किया ना कि लड़के वाले आ रहे हैं, जाओ बेटा चाय लेके आओ, तो मैं उनके ऊपर चाय गिरा दूंगी फिर मैंने एक बार अपने फादर से कहा अगर आपने दहेज दिया मेरी शादी में तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो आई वॉज कंसिडर्ड अ रिबेल सिंस चाइल्डहुड। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरी बुआओं को रहता था कि ये हमारे भाई की नाक कटाएगी एक दिन सोसाइटी में बड़े होके। थैंकफुली वो नहीं हुआ। तो ज़्यादा चिंता कर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मैंने बहुत ज़्यादा चिंता ना कभी सीरियसली की नहीं लोगों की कि कोई क्या कह रहा है। आई हैव टू लिव माई लाइफ माई वे। मैं जो बोल रही हूँ जिसको सुनना अच्छा लग रहा है सुन ले, नहीं सुन, मैं तो कई बार ट्विटर पे लिख देती हूँ लोगों को भाई नहीं पसंद आ रहा तो अनफॉलो करो मुझे। मैं कहने तो आई नहीं थी कि फॉलो करो ना, मैं फॉलोअर्स के चक्कर में पड़ती हूँ।
सो ज़्यादा चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ये तय है कि आप जितना आगे बढ़ेंगे आपको खींचने वाले रहेंगे। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी तब बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे जिनको आपने जिंदगी में देखा भी नहीं था। सक्सेस इज रिलेटिव, मोर द सक्सेस। ये कोट ना मुझे बहुत पसंद है, सक्सेस इज रिलेटिव, मोर द सक्सेस मोर द रिलेटिव्स। और जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाएंगे वही रिश्तेदार आपकी टांग खींचने भी आएंगे। तो आपको डिसाइड करना है। मैंने तो क्या क्या नहीं सुना, मतलब मैं तो अब यहाँ कहना भी नहीं चाहती मेरे बारे में कितना बुरा बुरा नहीं बोला है, बट वही आप किसको फैमिली मानते हो। सो इफ योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फैमिली एंड योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर कन्विंस्ड विथ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, उसके बियॉन्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ की क्या मिस्टेक है एज ए, मतलब कुछ रिकमेंड करें कि मतलब हम ना करें वो मिस्टेक। शादी नहीं मैम, कुछ मिस्टेक होती है ना, मतलब कॉमन मिस्टेक जो लगता है हम कर सकते हैं, वो मैम बता दीजिए कि क्या। बट मैं सही बताऊं, मिस्टेक्स करनी चाहिए। मुझे लगता है हम अपनी शादी करनी चाहिए। कोई मिस्टेक ऐसी होती है जिसके करने के बाद कुछ खत्म ही हो जाता है, कुछ बचता ही फिर नहीं। तो शादी ही मत करना। मैं ना घर में जब झगड़ा हो जाता है ना, अपनी पूरा स्टाफ जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, मेरा गुस्सा खान, शादी मत करना तुम लोग। कोई किसी को सबको समझ में आ जाता है कि आज मूड खराब है। हाँ वैसे नहीं जरूरत है तो नहीं कर, वो तो भी चलेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू। जी जनाब, अच्छा हमने इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं जिस पर रिएक्शन दिया हमने। अच्छा मुझे लग रहा था अंसार शेख का जिक्र करेंगी, लेकिन आई थिंक नहीं किया। असल में वो हमने सबसे पहले इनका देखा था तो हमारे जहनों में इसका मतलब इन्होंने कई इंटरव्यू, जब इन्होंने दूसरों के नाम लिए जो ज़्यादा वायरल हुए, अंसार शेख से भी ज़्यादा वायरल गए हैं। गोविंद हाँ, जो ऑटो रिक्शा वाले उनके अब्बू थे और बड़ी गरीब। अच्छा अंसार शेख भी बहुत ही गरीब फैमिली से थे, तो इत्तेफाक से उनका इनके अभी ध्यान में नहीं था। नहीं, ध्यान का मतलब मैं बता बहुत सारे थे ना। क्या, हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो प्रोग्राम जो ये करती थी, एक तो सोशल अवेयरनेस के लिए, दो ही समझे एक तरीके से टॉपिक्स थे, और दूसरा इस तरीके के जो बच्चे जो बहुत नहायती गरीब तबके से आते हैं, तो उनके बारे में उनके इंटरव्यूज। अच्छा वैसे इंटरव्यू में ये बड़ी पुरसुकून एक इत्मीनान दिख रहा होता था, लेकिन आज बड़ा जल्दी में तेज़ी में, हाँ बड़ी तेज़ी में इनका एक नया इनका रूप देखा। बड़ी मतलब उसमें भी काफ़ी चेंज लगी, बाकी काफ़ी चेंज लगी। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब इन्होंने प्रोग्राम शुरू करने का जिक्र किया या लोगों ने इनसे कहा, मोटिवेट किया कि आप वो प्रोग्राम, अच्छा वो किसी टीवी चैनल के लिए करती थी पहले, ये एक एंकर थी, न्यूज़ भी इन्होंने पढ़ी है। हाँ, मैंने समझ ली पूरी, ठीक है ना। तो वो जब इन्होंने दोबारा प्रोग्राम शुरू किया तो वो जो ज़िंदगी वाला प्रोग्राम था, तो वो यूट्यूब के इन्होंने बाद में शुरू किया तो उनका नाम चेंज कर लिया ज़िंदगी विद रिचा। कॉपीराइट का इशू आ जाता है, चैनल वाले एतराज़ कर सकते थे उस नाम को लेके। तो उसमें इनकी टीम ने फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ काम किया, पूरा एक सीजन। ये मैं अपने आप में कहूँगा बहुत बड़ी बात। ये इनका एक तरह से अपनी टीम के साथ बिहेवियर, अपनी टीम के साथ रख रखाव, अपने लोगों के साथ, एडिटर हो गए, कैमरामैन हो गए, मतलब हर शख्स। अच्छा जो शो ये कह रही थी कि वो लोग अपनी जॉब्स कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं। अच्छा बिज़ी शख्स होते हुए फिर बंदा कहता है मैं क्या अब पैसों की भी हेल्प की, मतलब बिजी होते हुए बंदा कहता है मैं तो मसरूफ़ हूँ, मैं क्या टाइम निकालूं। अच्छा, किस तरह मैनेज किया होगा उन्होंने। मैं एंकर पर्सन्स को देखती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ 15-20 दिन पहले ही हमें किसी एंकर पर्सन का पता चला था कि जो भी होता है स्क्रिप्टेड होता है, कुछ भी रियल नहीं होता, कुछ भी रियल कंटेंट नहीं होता। और बाकायदा उन्होंने भी बोला लड़ाइयाँ लगवाई जाती हैं, जितनी लड़ाई होगी, जितना उलझेंगे उतनी रेटिंग बढ़ेगी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने प्रोग्राम में सुलह करवा दी और मैंने कहा अब सब अच्छा हो गया, लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होंगे। तो वो बाद में मुझे सुनने को मिली लड़वाना था भाई, सुलह नहीं करवानी थी, सुलह सफाई नहीं करवानी थी। इनका जो नेचर था ना, मुझे ऐसा लगता है इनका नेचर वो वाला था नहीं। अच्छा, अब जब ये बता रही थी, जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो मेरी आंखों से हज़ारों कतार आंसू आते थे। इसका मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि कितनी सेंसिटिव है, कितनी हसास हैं। बिल्कुल ऐसा अब फिर इनको बोला जाए कि आप 3-5 करो, आप थोड़ा फेक दिखाओ, आप लड़वाओ, तो इनसे नहीं हो पाता था। अच्छा एक और इसी तरह की कहानी, एक हमारे यहाँ शो हुआ था, मॉर्निंग शो होते हैं या कुछ इस तरह के शो होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिलियाँ आती हैं, गरीब फैमिलियाँ, गरीब अमीर, जिनके दरमियान में ना इश्यूज़ होते हैं, फिर फैमिली का दूसरा बंदा आता है, फिर वो लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। ऐसा कुछ प्रोग्राम शायद आपने देखा होगा। होता फेक है लेकिन ये कि उसको रियल करके बताया जाता है। माँ सास आई, बेटा आया, ठीक है, बहू आई, तीनों बैठे हुए,
बहू को शिकायत है ये दूसरी शादी करना चाह रहा है, मैं नहीं करने दे रही। क्या देखा? ख्वाजा। कोई भी हो सकता है, एक शो था, एक शो था, ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे मतलब पता चला, वो फेक है, फेक तो है वो, स्क्रिप्टेड है। वो तो पता चला, जैसे ये एंकर थी किसी शो की, पता चला कि वो जो फेक लोग हैं उन्हें एंकर से डायरेक्ट नहीं होने दिया जाता था। एंकर बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एंकर सवाल जवाब कर रही है, अच्छा नादिया आपको क्या शिकायत है शौहर से, आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप करने दें, आपसे इजाज़त ले रहे हैं। एंकर उन सबसे सवाल जवाब कर रही है और वो बहस चल रही है। पता ये चला कि वो जो बीच के जो लोग होते हैं प्रोग्राम को जो मैनेज करते हैं, वो लोग लाते हैं पेड जानने वाले पैसे दे के, एंकर को इस बात का पता ही नहीं है। अच्छा। और ये स्पेशली बताया जाता है कि आप लोग इस एंकर तक नहीं जाना, इस एंकर को ये बात ना पता चले वरना वो शो छोड़ देगी। अच्छा, उनको नहीं पता होता। एक ये चीज़ हो गई, फेक है, एक सही। चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हुई थी कि पार्क के अंदर कैमरा लेके एक एंकर पहुंच गई, लड़कियां लड़के कपल बैठे हुए हैं, उनकी वीडियोस बनाने लग गए, उनके इंटरव्यू लेने लग गए, आपको शर्म नहीं आती, आप यहाँ बैठे हुए हो, वो किसी भी की, फेक था। उसके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे, आप किसी की प्राइवेसी में दखल दे रही हो, लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप पार्क में क्यों घुस गई। फिर बाकायदा उसने चैनल पे आके कहा कि ये सारा फेक प्रोग्राम था, हम लोगों ने पेड लोग बुलाए थे, लेकिन उसकी जो बेइज्जती होनी थी, जो उसकी चैनल से जॉब चली गई, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, मैंने इस तरीके का देखा था कि एक पूरी अदालत लगती थी, वो भी एक है ना, अदालत लगती थी, सामने जज बैठते थे और पूरी फैमिलीज या हस्बैंड वाइफ दोबारा शुरू हो रहा है वो वाला। हाँ, हस्बैंड वाइफ आया करते थे, तो हस्बैंड जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम होते थे, फिर वो जज आखिर में कोई फैसला करते थे। लेकिन मैं देखती थी वो जितना लड़ते थे उतना ज़्यादा देखते थे हम, जितना लड़ते थे उतना ज़्यादा देखते थे। नहीं, होता क्या था कि वो बाकायदा प्रोग्राम जो था उसमें हर एक को करेक्टर दिया जाता था कि तुमने यही करना है, तुमने यहाँ रहना है। उसमें देखा हस्बैंड वाइफ ही होते थे, मतलब करेक्टर ये दिया जाता था कि तुम्हारा ये मुद्दा है, तुमने इसी पे रहना है। शौहर को दिया जाता था तुमने इस पे रहना है, तो दो बीवियां आ जाती थी, कभी क्या होता था। ऐसा भी होता था। तो वो आखिर में मैं हैरान होती थी कि और कोई भी लोग नहीं होते थे, सिर्फ वो दो होते थे और दो चार लोग ऐसे ही लगता था कि यार ये लाकर बिठा दिए गए हैं पैसे देकर, और वो आखिर में बकायदा जज फैसला करते थे। ये ऐसा भी होता था। तो मैं जबकि वो टीवी, अच्छा वो जज थे ना, वो जज नहीं थे, वो जज नहीं, वो रियल में वकील है। अच्छा, ख्वाजा नवीद जो है वो रियल में वकील है, उनका प्रोग्राम था TV 1 पे आता था। हाँ। तो खैर अब दोबारा भी बंद हो गया, तो दोबारा शुरू हो रहा है, उसके लिए भी बड़ी मतलब। मुझे बताइएगा टाइमिंग्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप जो हमारे यहाँ पे हम जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, जिन्हें सपोर्टिंग एक्टरों के लिए हम बुलाते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये आगे चल के जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। यानी कि ये वो लोग होते हैं कि इनको लिया जाता है तो क्या पूछ के लिया जाता है पता है, आपने कभी कोई ड्रामे में तो काम नहीं किया, अगर आप ड्रामा एक्टर हो, कई छोटे मोटे सीनों में आए तो हम फंस जाएंगे। तो वो लड़की या लड़का कहता है कि नहीं मैंने कभी ड्रामों में काम नहीं किया, तो ही उसको रियल शो में लिया जाता था। मैंने रिचा की लाइफ से एक और लेसन लिया, और इग्नोर करना, और दूसरा ये कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी फुप्पो ने, हमारी चाची ने, हमारी मामी ने जो कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, शायद वो सही कह रही है। जैसे वो कह रही हैं कि मुझे अक्सर मेरी फुप्पो जो है वो कहती है नाक कटवाएगी, ये हमारी इज्जत ख़राब करवाएगी, नाक कटवाएगी, ये तो किसी ज़बान तो इतनी चलती है, तो अभी से इतना जवाब देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। किसी की प्रिडिक्शन ज़रूरी नहीं 100% सच हो, बिल्कुल ऐसा ही है, इग्नोर करना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। सुनते वो चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज होने लगती है। तो आप ये है कि आज इनका हमने एक नया रूप देखा, नया रंग देखा, और बहुत ही फास्ट। लोगों को मैं ये कह रही थी कि मैंने ये सीखा कि लोगों को अपनी फैमिली, अपने क्लोजर फ्रेंड्स के अलावा किसी और की नहीं सुननी चाहिए। रिलेटिव्स ये वो कुछ भी बोलते रहें, आप अपनी राह पर गामजन रहो, और जब कामयाबी, अच्छा ये चीज़ जब आपके साथ भी कोई बैठा हो तब भी उसकी नहीं सुननी चाहिए, अपनी बोलते रहनी चाहिए जैसे आप अपनी बोलते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब आपके ऊपर मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, आपको कोई नहीं दिखेगा। आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको अकेले दिखोगे, आप आगे देखोगे, अकेले होगे, कोई भी आपका सहारा नहीं होगा। क्लोजर से क्लोजर फ्रेंड भी आपका साथ छोड़ देता है। इनके फ्रेंड्स तो फिर भी बहुत अच्छे थे कि साथ दिया ऐसे वक्त में भी। लेकिन जब आपको कामयाबी मिल जाएगी, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, उसके बाद वाकई सही कहा कि जिनको आपने ज़िंदगी में नहीं देखा वो चेहरे आपको दिखने लग जाएंगे। यही बात जिया किशोरी जी ने भी बोली है कि चढ़ते सूरज को सलाम है, उससे पहले आपके साथ कोई भी नहीं होगा। जिया किशोरी की अपनी एक बात है, मतलब वो भी बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत पॉजिटिव। मरना और ऐसा ना हो लाइफ खत्म होने से पहले मर जाए। मतलब जब इंसान मरता है तो ऑटोमेटिक कभी इंसान ऐसे मनाजिर और ऐसे खदो खाल बना लेता है और ऐसे कंडीशंस बना लेता है खुद ब खुद के। खैर मतलब इनकी बातें सुन के मुझे वो याद आ गई
कि उनकी जो बातें थी वो भी इसी तरह रिलेटेड थी। और तकरीबन की बात अक्सर हमने मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात देखी है, या ये भी मोटिवेशन ही एक तरह से लोगों को करती हैं, मोटिवेशन के हवाले से इंटरव्यूज़ भी करती हैं और लोगों को उनसे मोटिवेट मिलता है। तो इन्होंने भी वही बात की कि आपने वाकई दूसरों को नहीं देखना, और जब आपके बुरे दिन होते तो कोई आपके साथ नहीं होता। जया किशोरी जी ने भी इसी तरह कहा था कि आप अपने आगे को देखें, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, आपने नहीं सुनना, आपने आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कुदरत की तरफ से तय होती हैं। अक्सर लोगों को हमने देखा है, मनोज मुंतशिर की मैंने स्टोरी सुनी थी, वो इन्हीं के प्रोग्राम में हमने तरीके से जो जाना है मनोज मुंतशिर जी को, तो मैं ये कहूँगी कि यही जगह बनी है बिल्कुल प्रोग्राम के थ्रू। इसके लिए हम इन्हें बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल 100%। और वाकई ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने जो अपनी लाइफ में बुरे हालात देखे हैं, कौन कौन सी स्थिति, कौन कौन सी परेशानियों से गुजरे। मैं यकीन करें, अगर मनोज मुंतशिर की बातें मनोज मुंतशिर अपने मुँह से नहीं बताते और कोई और बताता, तो मैं यकीन नहीं करती कि किसी इंसान के लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज हो भी सकती हैं, मैं नहीं मानती। दूसरी बात ये कि इनके अंदर ये चीज़ थी, या मुझे ऐसा लगता है कुदरत की तरफ से जो लोग जिस चीज़ के लिए सुइटेबल होते हैं उनको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से फिट कर दिया जाता है वहाँ पे। अब जैसे कि हमने जया किशोरी में भी देखा था कि उन्होंने बताया कि मुझे इस चीज़ ने चुना है, मैंने इस चीज़ को नहीं छूना। हाँ, सोनू शर्मा की आपने बात सुनी थी कि आप पे जो तकलीफ़ें आ रही हैं उसी में तो आप बन रहे हो। अगर आप पे तकलीफ ना आएगी तो क्या खाक बनोगे? हाँ, और मनोज मुंतशिर जी ने भी कहा था कि हर किसी में कोई ना कोई सुपर पावर होती है, सब एक जैसे नहीं होते, सब नहीं कर सकते। कुछ खास बात आप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी विद रिचा, या रिचा जो है, उन्होंने पहले जो प्रोग्राम कराया था, पहले जो चीज़ें करती थी, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी, फ्रस्ट्रेट होती थी। बाद में जो उनको एग्जैक्टली करना था, जिसमें वाकई उनको अच्छा लगता था, मज़ा आता था, जिसमें वाकई उनको इंटरेस्ट था, वो बाद में ये था कि लोगों को जानना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जुमला मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, जो आपको आता है, जो भाता है, जो बाजार चाहता है। जो आपको आता है, हाँ। जो मन को भाता है, जो बाजार चाहता है, इसका कॉम्बिनेशन ज़रूरी है आपकी तरक्की के लिए। अब इनको जो आता था ये करती तो थी, लेकिन मज़ा नहीं आता था, वो इनका मन नहीं भाता था, तो इस वजह से ये वहाँ फिट अनफिट। असल में ये बहुत, मुझे ऐसा लगा ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर बंदी है। ऐसा ही इनको फेकनेस, इनको लड़ाई झगड़े, फसादात पसंद नहीं है। बिल्कुल मेरी तरह ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।